स्टार्ट। हेलो, नमस्कार दोस्तों। ओनो स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग काफ़ी अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मैथ्स में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स वाइज भी डिस्कस किए। और एक तो मैं आपको फंडामेंटल बेसिक से तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ टॉपिक वाइज, लाइक मैंने परसेंटेज पढ़ाया, प्रॉफिट एंड लॉस अभी वो चल रहा है। और रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी मैंने कराया। कुछ दिन पहले मैंने एमटीएस का भी पेपर एक दो सॉल्व कराया। फिर सीजीएल का मेंस का भी पेपर मैंने एक दो प्रैक्टिस सेट लेकर आया था। और इधर रिसेंटली मैंने देखा हूँ कि आप लोग का एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए मैंने जीडी का क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए ला रहा हूँ, ताकि आप ये एनालाइज कर सको कि कैसे पेपर को अटैम्प्ट लेते हैं, कैसे मेथड को समझते हैं। कल की क्लास में भी मैंने एसएससी जीडी का एक पेपर आपको सॉल्व कराएगा, तो उसमें बताया होगा बहुत सारे मेथड कि कैसे एवरेज के क्वेश्चंस को बहुत सारे लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाते हैं, बहुत सारे लोग रिलेट करके बनाते हैं, कैसे उसको मतलब कैसे रिलेट किया जाता है, कैसे डेविएशन मेथड से बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को बस सीखना होगा। तो उसी से चलो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, कैसे क्वेश्चन वाइज ही आपको क्वेश्चन के माध्यम से बस आपको मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ताकि आप ये पता चल सके आपका सही अप्रोच क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा ही सवाल है। आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहले आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो इसको, कि ताकि ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीडी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ये सीजीएल का मेंस में भी आ सकता है और एमटीएस कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग ही रहे चाहे वो रेलवे ही क्यों ना रहे। मतलब क्वेश्चंस का ये है कि मतलब एक तरह का देखा जाए स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में है ये। मतलब क्या बोल रहा है कि एक आदमी है, 1008 रुपये में 2 बकरी खरीदता है। मतलब 2 बकरी को वो खरीद रहा है कितना, 1008 रुपये में। मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस मिलाकर दिया हुआ है कितना, 1008 रुपया। उसमें से क्या करता है कि एक को 20% हानि पर बेचता है। मतलब एक को तो 20% हानि पर बेच रहा है और एक को कितना 44% लाभ पर बेच रहा है। और यदि प्रत्येक बकरी का समान मूल्य में बेचा जाए, मतलब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है इक्वल है। मतलब यहाँ पे आपका मेन फंडा क्या है कि SP1 बराबर SP2। दोनों का कॉस्ट प्राइस ऑब्वियस की बात है कि अलग होगा। सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है, क्योंकि एक को हानि पर बेच रहे हैं तो एक को लाभ पर बेच रहे हैं। जिसको हानि पर वही बकरी को बेच रहे हैं जिसका प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस, उसी को हम लोग हानि पे बेच रहे होंगे। और जिसका कॉस्ट प्राइस कम होगा उसको लाभ पर बेचेंगे, तभी दोनों का SP सेम होगा। ये आप पहले माइंड में खुद आपको सोचना होगा। तो यही सारा चीज़ होता है। ऐसा नहीं कि आप जब प्रॉब्लम्स को पढ़ते हो तो ऐसा नहीं कि मतलब आए देखने बनाना चालू कर दिए, ये ऐसा कोई मेथड नहीं होता है। इसलिए आप थोड़ा सा ये चीज़ को ध्यान रखें कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट हम लोग लेते हैं। अब ये मैं बेसिक सा चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए बहुत सारे अप्रोच हो गए, बहुत सारे डिफरेंट मेथड हो गए, बट आपको एक समझाऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चंस को जल्दी बनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि आप मान लो कि दोनों का CP1 और CP2 कुछ ऐसा रहा होगा कि X और Y रहा होगा, एक X रहा होगा एक Y रहा होगा। जैसे जमसन के यहाँ पे X Y का बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं है, बस आपको एक रेशियो निकलेगा। तो पहले का आप 20% के हानि पे सेल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसका 4/5 भाग पे सेल किए होगे। मतलब 20% हानि बोलने का मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब 5 का चीज़ कहीं ना कहीं 4 में सेल कर रहा होगा, तो मतलब 80% में उसको सेल किया होगे। तो 4/5, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, SP1 कितना हो गया फर्स्ट बकरी का, हमारा X × 4/5। सेकेंड को आप 44% लाभ पर बेच रहे हो। 44% लाभ बोलने का मतलब कहीं ना कहीं 144/100 में सेल किए होगे। मतलब आप जो पहला बकरी था आपको उसको 80% में सेल किया, दूसरा 144% में सेल किया हो, दोनों को बराबर कर दिए और कुछ नहीं किए इसमें। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन का बस खेल है। ये 4 और 144, कल मैंने आपको कैलकुलेशन में भी बताया था आपको ये कि ये सब जो मल्टीप्लिकेशन है आप थोड़ा सा रट लिया करो। ये सब नहीं, जब तक आपको धीरे धीरे बनाते बनाते याद होगा तो आप क्वेश्चन में ऐसे ही फंस जाओगे। जैसे 12 × 12 कितना होता है, 144 होता है। 16 × 9 कितना होता है, 144 होता है। 18 × 8 कितना होता है, 144 होता है। क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेशन में जब फाइनली आप जब देखते हो ये सब कैलकुलेशन आपको आएगा। मैथ में टाइम कहाँ पे सेव होता है, यही सब चीज़ें से टाइम सेव होता है। मतलब और कोई जादू तो नहीं है कि जादू आप लगाया और मैथ बन गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और 24 × 6 करेंगे तो कितना होगा, 144 होगा। 36 × 4 करेंगे तो क्या होगा हमारा, 144 होगा। 48 × 3 भी 144 होता है। तो ये सब चीज़
जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, जैसे 12 गुना 13 बोलेंगे कैसे होता है, 156 होता है। तो ये सब चीज़ माइंड में आता जाता है। मतलब जब आप मैथ ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, नंबर ऑफ टाइम्स काफ़ी ज़्यादा बनाते हो, चाहे वो किरण का ही मैथ क्यों ना हो, जो भी आपका प्रीवियस ईयर है, चाहे वो बैंक का दे रहे हो एग्जाम, चाहे वो रेलवे का एग्जाम दो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम दो, जो भी उसका प्रीवियस ईयर है उसको कम से कम एटलीस्ट एक बार तो आप स्लो मेथड से बनेगा ही, थोड़ा टाइम लेगा ही, लेकिन दोबारा तिबारा जब आप उसको बनाओगे तो नया नया टेक्निक जनरेट होता है, वो आप सीखोगे भी। और मैं आपको ये भी आपको बता दिया हूँ कि जो मेथड होता है वो हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करता है। कोई भी चीज़ कांस्टेंट है, नथिंग इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड, मतलब वो चेंज करेगा ही। फ्यूचर में हो सकता है और भी बहुत सारा शॉर्टकट जनरेट हो जाए, तो ये सब चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा थोड़ा। अब यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे कैलकुलेट करके, तो ये कितना हो रहा है, 4 और 144 कितने बार में कट रहा है, कहीं ना कहीं 36 बार में कट रहा होगा। अब इसी के कैलकुलेशन में लोग को ज़्यादा टाइम लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर हो गया यहाँ पे प्रॉब्लम। ये कितना 20। अब यहाँ पे x/y का रेशियो कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया 5 हो जाएगा, ये 5 को 20, मतलब 9/5 का रेशियो आ रहा है। अब 9/5 का यहाँ पे रेशियो, मतलब एक का कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस, पहला बकरी का कॉस्ट प्राइस 9 रुपया रहा होगा, तो दूसरा कितना रहा होगा 5 रुपया। पूछा कि हानि पर बेची गई बकरी का क्रैमुल बताएं, तो हानि पे किसको सेल किए होंगे, 9 वाला को ही पे सेल किए होंगे। एक तो ऑप्शन आप तो ये भी देख सकते हो कि मतलब बाय ऑप्शन मेथड से भी, लेकिन आप बाय ऑप्शन मेथड से भी देखोगे तो 9 से कैंसिल आउट होने वाला 2-3 ऑप्शन आपको मिल सकता है, तो वहाँ पे उतना ना जाकर, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा गिवन है 9 + 5 कितना हो गया 14, मतलब 14 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1008। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1498, और 14 दूनी 28, मतलब कहीं ना कहीं 1 यूनिट का वैल्यू 72 आया। तो 9 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 72 × 9 करेंगे तो हमारा ये कितना आएगा 9 दूनी 18, 9 से 63 और 1 64, और 72 × 5 करेंगे तो ये हमारा आएगा 360। मतलब जिसको हानि पे बेच रहे हैं उसका दाम 648 है, और जिसको लाभ पे बेच रहे होंगे उसका दाम रहा होगा 360 रुपये। यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता था, दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता था। यहाँ पे तो सिर्फ हानि का पूछा है, हो सकता है कि अनदर एग्जाम में कोई में बताइए कि उस बकरी का कॉस्ट प्राइस बताइए जिसको हम लोग लाभ पर बेचें, तो चीज़ वही है। मतलब आप देखो क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा स्टेप नहीं ले रहा हूँ, बस यही 3-4 स्टेप हैं, और बाकी ये कैलकुलेशन, ये सारा चीज़ हम यहाँ पे 36 × 4 मेरे को याद जल्दी था तभी वहाँ पे वो कैलकुलेट हुआ, नहीं तो फिर वो आपको टाइम लगता फिर। तो कैलकुलेशन पे आपको, मैथ में आपको कैलकुलेशन पे तो आपको पकड़ बनाना ही होगा, विदाउट कैलकुलेशन यू कांट डू एनीथिंग। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया 648। तो मतलब बेसिकली ये जो सवाल था आपको कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना था और कुछ नहीं था। बेसिकली ये सवाल में दोनों का सेलिंग प्राइस को इक्वल करना था, उससे हमारा कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल जाएगा, उसी कॉस्ट प्राइस के रेशियो को हम लोग इक्वेट कर रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है क्वेश्चन, और एक पुरुष और एक लड़के को 5 दिन के काम के भत्ते के रूप में 800 रुपया प्राप्त होता है। मतलब एक लड़का और एक मेल काम कर रहा है, दोनों एक मिलकर काम कर रहा है, तो उसको 5 दिन का काम के लिए दोनों सबको मिलाकर 800 रुपया मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक दिन के लिए 800/5 करेंगे तो दोनों मिला के एक दिन के लिए कितना मिला होगा 160 रुपया मिला होगा, क्योंकि फाइनली पूछा है क्या लड़के का दैनिक मजदूरी मतलब पर डे उसका वेजेज कितना है लड़का का, ये पूछ रहा है। बोल रहा है कि पुरुष का काम करने का दक्षता लड़के से 3 गुना अधिक है, मतलब जो उसका मेल है बॉय के कंपेरिजन में, लड़का के कंपेरिजन में ये 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब जो मेल ऑब्वियस की बात है, जो बड़ा इंसान होगा उसका कैपेसिटी तो थोड़ा ज़्यादा होगा ही, वो 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। तो कहीं ना कहीं बॉय का एफिशिएंसी 1 रहा होगा तो इसका 3 रहा होगा, 3 + 1 टोटल कितना। अब ये पहला आपको ये कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए, हम किसी से भी काम करा रहे हैं तो जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा उसको वेजेस ज़्यादा मिलेगा ही, ऑब्वियस की बात है, ये कहीं का भी रूल बना हुआ है। मतलब जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करेगा, और सबसे बड़ा बात है जो जितना ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है उसको टाइम कम ही लगता है, मतलब और उसको वेजेज तो ज़्यादा मिलेगा ही। तो यहाँ पे मेन आपका टाइम एंड वर्क में ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा कि बोलेगा कि 3 लोग हैं, तीनों का टोटल पैसा इतना दिया जा रहा है मतलब काम करने के लिए, तो बताइए कि तीनों का इंडिविजुअल कितना वेजेज होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। तो यहाँ पे मेनली लड़का का पूछा है, तो 3 + 1 4 यूनिट, टोटल 4 यूनिट काम हो रहा है, उसके लिए पैसा मिला कितना 160। तो 1 यूनिट के लिए कितना होगा 40, 160/4 करेंगे तो मतलब कहीं ना कहीं लड़का को कितना मिल रहा है एक दिन का 40 रुपया मिल रहा है, और
आदमी को कितना मिल रहा है 120 रुपया, तो टोटल हो गया हमारा 40 रुपीज़। मतलब लड़के का एक दिन का दैनिक मजदूरी कितना हो गया 40 रुपीज़। तो क्वेश्चंस जैसे ये क्वेश्चंस आपको जब देख रहे हो, क्वेश्चंस कैसे ये 3 लाइन का क्वेश्चन बना हुआ है, 3 लाइन 4 लाइन का क्वेश्चन बना होता है, बस उसको कैसे मैनिपुलेट करना होता है, क्या पूछा जा रहा है, ये सारे चीज़ों को आपको देखना है। मतलब सबसे पहली बात कि वो पूछा दैनिक मजदूरी के बारे में, तो इसलिए मैंने क्या किया स्टार्टिंग में ही 800/5 इसलिए कर लिया ताकि एक दिन का वेजेस पता चल गया कि एक दिन में टोटल कितना दिया जा रहा है दोनों को मिलाकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल है, ये आप देख सकते हो। मतलब स्पीड और टाइम का रेशियो, जब आपको पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, बस एक कंसेप्ट आपको इसमें याद रखना होगा कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस मतलब जब दूरी कांस्टेंट होता है, तो जो स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसको समय कम लगेगा और जिसका स्पीड कम होगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। इट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, S1/S2 दैट विल इक्वल टू T2/T1। जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम का रेशियो जस्ट उसका रिवर्स होगा। बस उसी चीज़ का खेल है, यहाँ पे दिमाग लगाना और कुछ नहीं करना था। A B से 2 गुना तेज़ी से दौड़ता है, मतलब A/B 2/1 स्पीड का रेशियो में देख रहे हैं। B C से 3 गुना तेज़ी से दौड़ता है, मतलब B/C 3/1। अब जब रेशियो प्रोपोर्शन का जब हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो यहाँ पे तीनों का रेशियो, स्पीड का रेशियो देखा जाए तो 2:1 हो गया, ये 3:1 और यहाँ पे 3 पुट करेंगे क्योंकि 3 दूनी 6, 6:3:1। मतलब A का स्पीड कितना है 6 है, तो B का स्पीड हो गया 3 और C का स्पीड हो गया 1। तो ये तो स्पीड का रेशियो है, लेकिन जब हम टाइम का रेशियो में जब देखेंगे तीनों का तो जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा, 1/6, 1/3, 1। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 1, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 और ये 6। मतलब ये समय का रेशियो कितना हो गया जस्ट उल्टा। मतलब A का स्पीड 6 था तो उसको समय 1 लग रहा है, B का स्पीड 3 था, ये हमारा स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो ये हो गया। अब यहाँ पे जब वहाँ पे गिवन क्या क्या दिया हुआ है, C के द्वारा 72 मिनट में दूरी तय होता है। C 72 मिनट ले रहा है, मतलब 6 बराबर का वैल्यू कितना है 72, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 मिनट होगा कि नहीं। मतलब A को कितना समय लगेगा 12 मिनट लगेगा। तो बस चीज़ें यहाँ पे बस यही इस चीज़ का खेल था और कुछ नहीं था कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस इज कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, 3 लोग दौड़ रहे हैं एक ही डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस को, और उसमें से स्पीड का रेशियो गिवन किया है कि मतलब A का जो स्पीड है B से डबल है और B का स्पीड जो है C से 3 गुना है। तो हम सबसे पहले स्पीड का रेशियो देखें तो A का सबसे ज़्यादा 6 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया, तो कहीं ना कहीं टाइम जो होगा उसका उल्टा होगा। टाइम को रिवर्स करने के लिए 1/6, 1/3, 1 के रेशियो में किए, तो यहाँ पे हमारा रेशियो कितना बन रहा है 1 to 6। B का टाइम पूछता था 24 मिनट हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इजी सवाल है, ज़्यादा इसमें तो आपको कुछ सोचना नहीं होगा, अलजेब्रा का सवाल ही है, लेकिन बस वैल्यू पुट करना और कुछ है नहीं इसमें। कुछ रहता तो इसमें देखा भी जा सकता था। तो ये सब सवाल जो ऐसे होते हैं, ऐसे सवाल में आपको कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, मे बी आपका 10 सेकेंड 15 सेकेंड जो भी हो, मतलब आपका टाइम पे बन जाएगा। अब जैसे x और y का वैल्यू गिवन है, तो x और y का वैल्यू जब पुट करेंगे तो 16 और 12/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब 16 का पावर 3 किसी को भी याद यदि होगा, ना भी याद होगा तो उससे क्या मतलब है। पहला ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता जीवन में, चौथा ऑप्शन कभी हो नहीं सकता है, और ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि जब 12 कहीं स्क्वायर में आ जाता है तो आपका 1700 समथिंग, तो यहाँ पे तो ये होगा नहीं। 15 का स्क्वायर में तो 3000 से पारी हो जाता है, तो ये हमारा 16 का स्क्वायर यही बचेगा। और ये नहीं सोचकर ऐसे भी सोच सकते हो कि 6 का पावर कुछ भी करेंगे, चाहे 6 का पावर 1 करेंगे तो 6 ही होता है, 6 का पावर 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट में 6 ही रहता है, 6 का पावर 3 भी करेंगे तो 6 ही होगा, तो लास्ट डिजिट क्या होगा 6 होगा। सबसे बड़ा खेल तो यही था और कुछ था भी नहीं। मान लीजिए 16 का पावर 3 किसी को ना भी याद था तो इसको बस यूनिट डिजिट यहाँ पे देखना था। यही सारा चीज़ होता है कि मतलब आपका जब क्वेश्चन जल्दी कैसे बनता है, यही सारे चीज़ को टेक्निक को लगाकर, और कुछ नहीं है। यदि आप इसको 16 का पावर 3 या मान लीजिए 26 का ही पावर 3 आ जाता और यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट एक ऑप्शन में ही दिखता 6, तो आप उसी को ना टिक करोगे। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा 26 को 3 बार गुना करोगे, 3 बार गुना करने में ही आपका 1 मिनट बर्बाद हो जाएगा। मतलब एग्जामिनर ये नहीं कर रहा है कि आप गुना करिए,
एग्जामिनर का बस ये मोटो है कि आप आंसर बस हमको फाइनली जल्दी से निकाल के दे दे, और जो आंसर फाइनली जल्दी से निकालता है वही एग्ज़ाम को बस क्रैक करता है, बाकी फिर कैलकुलेशन जो करते रह गया हो गया फिर उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, काफ़ी आसानी सवाल होगा ये, क्योंकि जस्ट ये एक फार्मूला पे बेस है ये। साइन 90 माइनस थीटा आपको तो पता ही होगा कितना होता है, कॉस थीटा। इसी में जस्ट उल्टा भी कर देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बोलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, साइन थीटा। तो ये सब बेसिक चीज़ आपको कम से कम एटलीस्ट आप यदि एग्जाम देने जा रहे हो तो पता होना चाहिए। मैं तो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो बेसिक तो बताऊंगा ही, बट एटलीस्ट जब जिनका भी अभी एग्जाम चल होगा तो ये सब चीज़ तो कम से कम उनको रहना चाहिए पता। कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा। तो ये जो 6 हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग वैल्यू जो लिख रहे हैं, ये तो बस मैंने 90 के केस में बताया। जब आप इसका पूरा पढ़ोगे तो 180 माइनस थीटा भी याद रखना होता है, 360 माइनस थीटा भी याद रखना होता है, क्योंकि ये सारे यूज होते हैं। मतलब जब तक आप इसका ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ते हो तो बेसिक जब आपको उसका अच्छा नहीं होगा ना, फिर तब आप वो फंसोगे सवाल में। मैक्सिमम बच्चे इसलिए फंसते हैं, बस उनको इसलिए लगता है कि उनको क्वेश्चन नहीं इसलिए बन रहा है जस्ट बिकॉज उनको फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, उनका बेसिक ही अच्छा नहीं है, उनको वो ट्रिग्नोमेट्री का सारा वैल्यू ही नहीं याद है। मतलब उनसे कॉसेक 60 डिग्री पूछ दिया जाए तो उसमें भी वो 15 सेकंड 20 सेकंड ले लेंगे, ऐसा नहीं कि वो जल्दी बता देंगे, और जो जल्दी बताता है फिर उसी का एग्जाम निकलता है। तो यही सारा चीज़ है कि आपको जैसे ही वैल्यू को सोचे तो आपके दिमाग में विदिन 5 सेकंड में आ जाना चाहिए कि हाँ, और वो जब तक आएगा जब आप उसको 2-3 बार खुद भी प्रैक्टिस किया होगा करोगे तभी आएगा वो, नहीं तो फिर तो ऐसे टाइम तो लेगा ही फिर वो। और तो इस तरह से इस सवाल में देखो कि ऐसा ही कुछ कंसेप्ट का यूज है यहाँ पर। जैसे साइन 27 डिग्री है, साइन 27 डिग्री को हम लोग साइन को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 27 डिग्री करेंगे तो ये साइन 27 बन जाएगा कॉस। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 27 कॉस 63 हो जाएगा। तो कॉस 63 नीचे भी कॉस 63, तो ये 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है। फिर उसी तरह से यहाँ पे साइन 27 को हम लोग कॉस 63 लिख ही सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल होकर 1, दोनों तरफ 1 का स्क्वायर है, 1 + 1 कितना हो गया 2। बस खेल था ये कि ये चीज़ आपको पता है कि नहीं, बस उसी चीज़ का यूज करना था और कुछ नहीं था इसमें सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है ये, मतलब आपको इस पे 2 फार्मूला होता है उसको तो आपको याद है रखना ही चाहिए। कि बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स रेडियाई 3 and 8 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है, एक ऐसा सर्कल होगा और एक बड़ा सर्कल होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस गिवन है कितना है, 13 है। इफ द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द डायरेक्ट टेंजेंट टू द सर्किल आर P and Q, मतलब यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट मतलब ये जो डायरेक्ट टेंजेंट है इसको हम लोग डायरेक्ट टेंजेंट बोलते हैं। तो ये जो डायरेक्ट टेंजेंट बन रहा है इसका पॉइंट कांटेक्ट क्या है, P और Q। और देन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ P और Q, तो इसका लेंथ ऑफ द सेगमेंट ये फाइंड करना है। तो यहाँ से जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ से एक लाइन ऐसे भी ड्रॉ होगा, तो जब ये आप देखोगे कि ये टोटल कितना है, ये हमारा एक का रेडियस 3 है और एक का रेडियस कितना है टोटल 8 है। तो ये 3 है, ये 8 है, 8 में से घटाएंगे 3, यहाँ पे माइनस होगा, तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि ये इसके जस्ट पैरेलल जा रहा है, ये लाइन, ये जो लाइन है इसके पैरेलल जा रहा है, तो ये हमारा 5 बच रहा है। और ये आपका कितना है 13, और ये आप जानते हो कि 90 डिग्री पे ये बनता है, मतलब ये ऑब्वियस की बात, ये टेंजेंट है और हम लोग सेंटर से मिला रहे हैं तो ये 90 डिग्री पे बन रहा है। तो 90 डिग्री पे जब ये बन रहा है तो ये ऑब्वियस की बात है, ये जो हमारा टेंजेंट डायरेक्ट टेंजेंट दिख रही है परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर निकालिए, 13 और 5 दिख रहा था, ये आपको 12 नहीं होगा, हो गया। ऐसे इसका फॉर्मूला होता है, मतलब डायरेक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला आप ऐसे भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट टेंजेंट निकालना हो √d², मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, जो D1 और D2 के बीच में जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर d² वही हो गया, माइनस R2 माइनस R1²। और जब रिवर्स ट्रांसवर्स का निकालना होता है तो उसी में बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, R1 + R2 का स्क्वायर हो जाता है, d² माइनस R1 + R2 का स्क्वायर हो जाता है।
थोड़ा सा चेंज करता है। तो बेसिक सवाल था ये, डायरेक्ट टेंजेंट और ट्रांसवर्स टेंजेंट पे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट सवाल में इंसुलेशन से रिलेटेड ही है, कुछ खास नहीं होगा ये। इफ़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन मतलब आप लोग समझ ही रहे हो कैसा होगा, मतलब इस तरह का कोन ही होता है, आइसक्रीम के टाइप का शेप होगा। अब इसमें बता रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ टू कोन इज गिवन 2:3, मतलब दोनों का रेशियो वॉल्यूम कोन कितना है 2/3, रेशियो ऑफ द रेडियाई 1/2। तो हम लोग को सबसे पहले पता है कि वॉल्यूम जो होता है उसमें टर्म क्या क्या आता है 1/3 पायर स्क्वायर एच होता है। तो वेरी करने वाला यही दो चीज़ है, ये सब तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो V1 बाई जो V2 है वो रेशियो क्या होगा R1 बाई R2, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर इंटू H1 बाई H2 होगा। इसी पे रिलेट करेंगे तो V1 बाई V2 का वैल्यू 2/3 गिवन है, और R1 बाई R2 का वैल्यू कितना गिवन है 1/2, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया और 2 का स्क्वायर 4, और इंटू H1 बाई H2 करेंगे। तो यहाँ से H1 बाई H2 आपको दिख रहा होगा कि 8/3 आ रहा है, मतलब कुछ नहीं, बस ये 4 को इधर ले जाना है और क्या। तो फर्स्ट ऑप्शन। इसी तरह से जब सवाल को आप देखते हो तो थोड़ा सा उसको एक सही अप्रोच से चलना स्टार्ट करोगे, तो ऐसा नहीं कि मतलब सवाल आपको काफ़ी टाइम लेगा या काफ़ी आपको फंसाएगा या काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब वो सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज़ों को अटैम्प्ट लेते हो। 25 क्वेश्चन में हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट इन केस ऑफ SSC GD और MTS एग्जाम में ऐसा आपको इशू नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे सवाल का लेवल उतना ही सेट किया जाता है कि मतलब आप सॉल्व कर सको। और मान लीजिए थोड़ा टफ भी सेट करेगा तो आपके पास तो 90 मिनट है, आप आसानी से तो कर ही सकते हो, थोड़ा टाइम भी तो दिया जाता है आपको वहाँ पे, मतलब 2-4-5 मिनट ज़्यादा भी लगा तो फिर क्या दिक्कत है। तो इस तरह से आपका ये मैंने आपको बस एक प्रैक्टिस मैंने करवाया ताकि आपको एक सही अप्रोच क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस को बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर मैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और इसमें आपको प्रैक्टिस कराऊँगा। आज के लिए इतना रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।